एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पोर्टफोलियो में क्या शामिल करना चाहिए। सीधे स्टॉक की बात, नो ज्ञान, केवल स्टॉक की बात करेंगे। तो अब तक हमने 8 स्टॉक पे बात की है, एक बार रिपीट कर देते हैं आपके सामने। सुदीप सर ने 2 स्टॉक अब तक सुझाए हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। अभिषेक जी की 2 हैं, आवास फाइनेंशियर्स और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। गौरांग सर की है SBI और TVS मोटर्स। सनी अग्रवाल की महिंद्रा एंड महिंद्रा और JSW इंफ्रा। तो अभी तक जो है ऑटो और बैंक का पलड़ा भारी चल रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा है। सुदीप सर, तीसरा स्टॉक आपका। जी, मैंने तीसरा स्टॉक जो चुना है वो मार्केट का एक बहुत ही पसंदीदा शेयर हमेशा से रहा है। और उसमें तो मैं 1 घंटा मैं बात कर सकता हूँ उस स्टॉक पे। पर मैं यहाँ पे 2-4 पॉइंट ही मेंशन करूंगा। वो तो रिलायंस बात इंडस्ट्रीज करिए की मैं कम से जिक्र कम। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। जी जी जी। तो आप भी तो सारा आधा दिन बात कर सकते हैं इस पे। और इसमें 2-3 खास बात मैं बताना चाहूंगा जो इस माहौल में समझना बहुत जरूरी है। पहली बात है, देखिए क्रूड को लेके बहुत हल्ला हो रहा है। और इंडिया में कहाँ से कब कौन सा क्रूड आएगा ये किसी को मालूम नहीं है। कभी रशिया से आ रहा है, कभी गल्फ से ज्यादा आ रहा है। और इन सारे क्रूड्स के क्वालिटीज डिफरेंट होते हैं। पर रिलायंस का जो रिफाइनरी है उसका खासियत यह है कि हर तरह के क्रूड रिफाइन करने की क्षमता रखता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनको मार्जिन इंप्रूव करने में हमेशा से सहायता करते आ रहा है। और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जो इनके रिफाइनरी का ये जो स्ट्रेट है, ये जो चरित्र है, इसके जरिए इनका GRM और बाकी सारा जो वेस्टेज कम होना, बाकी सारे जो एफिशिएंसीज है वो कैप्चर होगा इसके जरिए। ये पहला पॉइंट हमारा रिफाइनरी ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए है। दूसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा यहाँ पे, इनके जो इमर्जिंग बिजनेसेस है, इनको आप 3 सेगमेंट में पहले देखते थे, अभी इसको 4 सेगमेंट में देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। पहला सेगमेंट हम लोग हमेशा बात करते थे जो कि टेलीकॉम, और वहां पे जियो एक लीडिंग प्लेयर बन गया है। और सिर्फ एक ही छोड़ा इशू जो इस इंडस्ट्री में बात होता है, ये आरपू नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए भारतीय एयरटेल की अगर बात करें और सुनील मित्तल जी की कमेंट्स देखें, तो वो तो बार बार बोल रहे हैं कि आरपू 200 रुपया पर महीना होना चाहिए, और वो होगा भी, ये इनका दावा है। तो अगर यही आरपू जियो में भी आ जाता है तो इनका बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये रहा टेलीकॉम बिजनेस। तीसरा बिजनेस जो अलग बात हम करना चाहिए, जो कि रिटेल बिजनेस। अब रिटेल में ये सबसे बड़ा प्लेयर है आज के दिन में। हम एवेन्यू सुपरमार्ट को एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन देते हैं। हम ट्रेंट को एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन दे रहे हैं। और रिलायंस रिटेल की अगर बात करें, यहाँ पे तो ये सारे कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं उससे कई गुना बड़ा, कई ज्यादा प्रोडक्ट, कई ज्यादा वेरिएंट वाला एक ऑर्गेनाइजेशन SBU रिलायंस के अंदर बैठा हुआ है, जो रिलायंस रिटेल। चौथा बिजनेस जिसका जिक्र रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बहुत बार किया है, और जहां पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, वो ग्रीन एनर्जी का। अब ये ग्रीन एनर्जी में कब क्या कैसे ये आगे बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन का कंपोनेंट क्या होगा, ये अभी बताना मुश्किल है। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, पर काम हो रहे हैं। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डिज्नी, जो डिज्नी प्लेटफॉर्म एक्वायर किया इन्होंने पिछले महीने में, उसके जरिए एक एंटरटेनमेंट में भी एक बेहेमौथ बन रहा है। और उसका वैल्यूएशन भी एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन आने वाले दिनों में मिलने वाला है। क्योंकि आज के दिन में ये अगर आप स्पोर्ट्स देखें तो सारा स्पोर्ट्स की जो जो प्राइम प्रॉपर्टीज है सारे इनके पास है, बिटवीन डिज्नी हॉटस्टार एंड जो जियो सिनेमा, उनके पास सारे प्रॉपर्टीज हैं। और हम जानते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट करने में, आईबॉल्स अट्रैक्ट करने में ये सबसे बड़ा फीचर होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो स्टार स्टार के जो सारे चैनल्स हैं, जो सारे जनरल जनरल एंटरटेनमेंट है, जो न्यूज चैनल्स हैं, सारे इनके पास आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बेहमौत बनेगा। तो अभी देखिए 5 बड़े वर्टिकल बन गए हैं, और 5 में भी लीडरशिप पोजीशन में ये जाएंगे या ऑलरेडी है। एक तो ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, रिटेल बिजनेस, ग्रीन एनर्जी और एंटरटेनमेंट, तो और मीडिया एंटरटेनमेंट। तो ये पांचों बिजनेस का अगर आप अलग से देखें, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है।
तो हम लोग यहाँ पे निवेशक को यही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लंबी अवधि का सोच के निवेश करिए, मिनिमम 4,000 रुपए का टारगेट रखिए, 1 साल प्लस का होराइजन रखिए। वैल्यू अनलॉकिंग और वैल्यू रियलाइजेशन कैसे होगा ये बताना आज के दिन में मुश्किल है। कोई अलग से आईपीओ आएगा, अलग से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये बताना मुश्किल है, पर वैल्यू अनलॉकिंग या वैल्यू रियलाइजेशन जरूर होगा। तो 4,000 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे जरूर खरीदारी करिए, अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हर सेगमेंट में जिसमें भी ये काम करते हैं उसमें लीडिंग पोजीशन है। ऑयल एंड गैस का भी अगर ब्रेकडाउन करें तो उसमें पेट्रोकेमिकल एक अपने आप में लीडिंग है, ऑयल एंड गैस अपने आप में लीडिंग है और ग्रीन एनर्जी तो अलग पूरा बन ही रहा है। तो 4, 5, 6 बिजनेस हैं और वैल्यू लॉकिंग की बात खुद एजीएम में बोली जा चुकी है। कब होगा कैसे होगा ये हमें भी नहीं पता, टाइम के हिसाब से पता चलेगा। अच्छा, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ इसको बायस्ड व्यू मान के चलिए आप, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं और ये जो रिलायंस है दोनों के प्रमोटर सेम है। तो एक स्पेशल डिस्क्लोजर है कि आप इस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार और किसी और से भी राय ज़रूर ले लीजिए। मेरी राय जो मैं बोल रहा हूँ शायद ये आपको बायस्ड लगे, लेकिन वाकई इतना रोबस्ट बिजनेस है जिसका कोई जवाब नहीं। लेटेस्ट अभी जो डिज्नी वाला किया है उससे बेहमत वाकई क्रिएट होगा और इतनी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट आएगा आपके सामने कि जिसमें एड रेवेन्यू की गणना भी करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे उसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा बताओ अभिषेक जी। नीरज जी, मुझे कंजम्पशन स्पेस जो है वो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। हमारी खुद की पीएमएस थीम जो है वो युवा भारत एक थीम पे प्ले करती है, तो उसके नज़र पे हमने इस स्टॉक को भी सेलेक्ट किया था और कई बार मैंने चैनल पे भी अपनी बुलिश राय इस पे रखी है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये कंपनी हमें देखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, जिसका नाम है वेल्सपन लिविंग, या पहले जो से वेल्सपन इंडिया के नाम से जाना जाता था। वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है। बेडशीट, टावल, ये इनके टिपिकल प्रोडक्ट्स है जो ये बनाते हैं। एंड खासियत ये है कि 95% ऑफ इनका जो पूरा का पूरा जो ये प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। एंड लार्जली हम जो ये बड़े बड़े मॉल्स और सुपर स्टोर्स देखते हैं बाहर में यूरोप में, वहाँ पे जाके बिकते हैं। एक तरह से हम देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से, मार्केट कैप भी मोटा मोटा वहीं पे है एंड प्रॉफिटेबल अच्छा खासा बनाती है। कुछ समय से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि कॉटन प्राइसेस जो है, जो उनका रॉ मटेरियल है, वो बहुत हाई और एलिवेटेड हो गए थे, जिसके वजह से मार्जिन में प्रेशर आ गई। लास्ट ईयर के नंबर पे देखें तो उस समय 750 साढ़े 700 करोड़ का एबिटा था, बट उससे पहले अगर 3 साल तक का एबिटा देखें तो 1200 करोड़ के आसपास का एवरेज एबिटा रहा है। अब मैं वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसे पकड़ूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वापस ये 1200 से 1500 करोड़ का एबिटा टच कर सकता है। तो अगर मैं मात्र 10x का भी ईवी का मल्टीपल दूं, एबिटा का मल्टीपल दूं, तो 15,000 करोड़ की जो मार्केट कैप ऐसी हो जानी चाहिए। तो 50% का अपसाइड तो प्योरली वैल्यूएशन अंडर प्ले के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, 145 से 160 के बीच में ये चलता रहता है, अभी भी वहीं पे लॉक है काफ़ी सालों से। मुझे लग रहा है कि अगर इसने एक बार अपना लास्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया तो ये नई टेरिटरी में चला जाएगा, और जहाँ पे अपसाइड कितना हो सकता है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक प्ले है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है कि खुद मैनेजमेंट बहुत ही क्लियर है कि उन्हें डेट फ्री होना है। टिपिकली टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में आप देखोगे तो बहुत हैवी जो है इनकी बुक्स होती है, बट दे आर वेरी क्लियरली कमिटेड दैट दे वांट टू बी डेट फ्री बाय 2025। कैश फ्लो इनके सपोर्ट करते हैं एंड डेट अभी इतना बड़ा रहा नहीं जैसे हिस्टोरिकल है। तो मुझे लग रहा है कि नए नज़रिए से जो है वो अब ये स्टॉक लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी हर तरह से फंडामेंटल जो है वो आपको अलाइन होती हुई दिख रही है। साइजेबल कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो इस तरह के मार्केट में जहां मार्केट ऑल टाइम बना रहा है, मुझे लग रहा है कि इस तरह की कंपनियों में अपॉर्चुनिटी बनती है पैसे बनाने के लिए। ये आपने बात की युवा भारत स्कीम, ये क्या है? नीरज जी, ये हम और आप और पैनल में जितने जन हैं उन सबके लिए, सब युवा हैं, सारे युवा हैं। तो एक्चुअली ये फैक्ट यही है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो एक जो है इसी ब्रैकेट में आती है, जो कि 18 से 45 की है। तो हमने ये थिंकिंग बना रखी है कि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को केटर करने के लिए जो भी चीज़ें मार्केट में होगी वो सारा का सारा वो स्पेस होगा जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप घर लेने जा रहे हैं तो घर एक हाउसिंग हो गया, बट आप हाउसिंग लेंगे तो साथ में आपको लोन भी लेना होगा, तो वो फाइनेंशियल प्ले होगा। तो हम उसे हर तरह से जोड़ते हैं कि एक लाइफ साइकिल ऑफ द पर्सन, क्योंकि यही वो यूथ है जो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी इंडिया की बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं कि $10 ट्रिलियन होगी हमारी इकोनॉमी, बिल्कुल होने वाली है, पर $10 ट्रिलियन जाने के लिए कंट्रीब्यूटर कौन है?
और जो हम जैसे लोग जो कंट्रीब्यूटर होने वाले हैं, तो फिर उनका कहाँ पे रुझाव रहेगा, उनकी कहाँ डिमांड बनेगी, उन सेक्टरों पे हमारा फोकस होता है, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म थीम बन के आती है, वेयर देन यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उस सबसेट ऑफ द मार्केट, जो कि टिपिकली हमारे डिस्कशन तो इंडेक्स लेवल पे या मिड एंड स्मॉल कैप पे होता है, ये एक सब क्लासिफिकेशन ही हो गया जहाँ पे इस थीम के अंदर में आपने स्टॉक देखे और फिर आपको पता है कि आप एग्जैक्टली कितने साल तक इस थीम को प्ले करने की कैपेबिलिटी रखते हैं एज अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। इसके लिए आप एआई यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी लगाते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं युवा, पता करो, उसके बाद फिर वो वाले स्टॉक ढूंढो। बल्कि हम तो चैट जीपीटी और एआई जैसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश। बट हम जब काम करते हैं तो हमारे पास तो खैर बहुत सारे टूल्स होते हैं काम करने के, बट ये सब जो आइडिया है, काश ऐसा हो कि कोई ऐसे टूल से हमें मिल जाए तो हम सबका ही काम आसान हो जाए, या शायद हमारी रिक्वायरमेंट ही ना हो एज अ प्रोफेशनली फंड मैनेजर की। बट वही बात है, आइडिया, जैसे कि हमने बिगिनिंग ऑफ द शो में भी कहा कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के मार्केट में जब ऐसे सिनेरियो में अब आते हैं जहां सब कुछ भाग रहा है, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, एट द सेम टाइम आइडिया स्पेसिफिक, कि आप कहाँ पे अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसे सिनेरियो में जहां मार्केट चल रहा है तो फिर आप कहाँ पैसे बनाएंगे, तो ये उस सबसेट का एक पार्ट है। बिल्कुल सही है, थीम पकड़ना और उसके अंदर भी जाके स्टॉक ढूंढना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि अभिषेक जी करते हैं। गौरांग सर, आपका तीसरा स्टॉक? तो तीसरा स्टॉक भी वित्तीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई बैंकिंग स्टॉक नहीं है। ये एक मजबूत एनबीएफसी है, दक्षिण भारत स्थापित मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। हर प्रकार की ऋण उपलब्ध कराती हैं, आप हाउसिंग लोन से लेकर के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल फाइनेंस, पर्सनल लोन, एसएमई लोन वगैरह वगैरह। और बहुत बेहतर तरीके से इनके नतीजे में सुधार हुआ है। और हमारा अनुमान और आकलन, जो टिप्पणियां मैंने शुरुआत में वित्तीय क्षेत्र को लेकर के की, ऋण की मांग को लेकर के की, और खास करके ये जो बिलो द पिरामिड जो होता है नीरज जी, उसको ज्यादातर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनके टिकट साइज काफी छोटे होते हैं और उस कारण जो रन रेट होती है रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास होती है। तो एनपीएस, ग्रॉस नेट एनपीएस में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती। और काफी अच्छी कंपनी निरंतर सुधार नतीजों में लेकर के आई है। लंबी अवधि का आप नजरिया रखें तो करीबन 1350 तक के लक्ष्य हमने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में रखा हुआ है। 1350। अच्छा सर, ये वाला आपको लगता है टू व्हीलर में काफ़ी बड़ा मार्केट इन्होंने साउथ का गेज कर रखा है फाइनेंसिंग में? बिल्कुल। और नीरज जी, एक बात ये है, देखिए मैंने अभी टीवीएस मोटर की भी इसके पहले बात की, तो अगर ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में आपको परिस्थिति में सुधार होता हुआ नजर आता है, तो सबसे पहले मांग जो होती है वो टू व्हीलर सेगमेंट में आपको दुरुस्त होगी। और खास करके जो एंट्री लेवल और मिड एंट्री लेवल, मिड साइज सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, वहां पर आपको सुधार होता होगा। और थोड़ा बहुत जोखिम है क्योंकि डिफॉल्ट की रन रेट कुछ हद तक ज्यादा हो जाती है टू व्हीलर फाइनेंसिंग, बट ये अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से सुरक्षित कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी। नहीं, अब तो रूरल इनकम के भी नए जो डेटा आ रहे हैं उसमें रिवाइवल भी है, आमदनी भी बढ़ रही है और स्पेंडिंग भी बढ़ती हुई दिखी है। ये बहुत आपको एक ही दो रिपोर्ट में भी मिलेगा कि रूरल स्पेंडिंग में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जो कि पिछले 3-4 सालों से बहुत दिक्कत थी जब हम लोग के शेप की बहुत डिस्कशन करते थे। लेकिन अभी रूरल रिवाइवल बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को इवन दिख भी रहा है हमें। अभी टू व्हीलर की ग्रोथ आप देखिए, बढ़िया बिक रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, टू व्हीलर में अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है यहाँ पे। सनी भाई, आपका तीसरा स्टॉक? मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, एक मिड साइज बैंक है, बेसिकली करूर वैश्य बैंक। अगेन प्रीडोमिनेंटली साउथ बेस्ड फोकस है इनका। और अगर मैं नॉन साउथ मार्केट देखता हूं तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात एक ऐसा मार्केट है जहां इनकी अच्छी प्रेजेंस है। अगेन करंट मार्केट प्राइस 194 है और करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो बैंक का जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ के आसपास है। और अभी जो रिसेंटली जो प्रोविजनल अपडेट आए थे Q4 के, उसमें हमने देखा कि डिपॉजिट और एडवांसेस तकरीबन 16% से ग्रो हुए हैं ईयर ओवर ईयर। और जो बैंक ने जो पहले गाइडेंस दी थी 15% प्लस की ग्रोथ की, वो उसी के आसपास के नंबर है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई निगेटिविटी वाली कोई बात है नहीं। और अगर मैं 2-3 साल का अगर डेटा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बैंक में एसेट क्वालिटी के लिहाज से काफी एक बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है।
ग्रॉस एनपीए जो 2 साल पहले 6% हुआ करता था वो घट करके 1.5% हो गया है। एनएनपीए इज लेस देन 0.7%। अगर मैं प्रोविजन कवरेज रेशियो देखता हूं तो तकरीबन अब 95% के आसपास है। तो वहाँ कोई एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे मुझे कोई निगेटिविटी दिखती नहीं है अगर मैं करूर वैश्य बैंक की बात करता हूँ। अगर हम निम की बात करें तो बैंक का जो निम है तकरीबन 4.5% के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि 4% के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबिलाईज होगा। और इसको एक्सपैंड करने के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए जो अनसिक्योर्ड हाई यील्डिंग बुक है, पर्सनल लोन, माइक्रो क्रेडिट, उसमें बैंक का फोकस रहेगा। आरओए काफी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, 1.6% के आसपास के आरओए बैंक जनरेट कर रही है। आरओई अब 15% के आसपास है। सालाना अभी बैंक जो है पिछले 12 महीने में बैंक ने 1100 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और हमारा ये मानना है कि FY25 में जो कि कमिंग जो एग्जिस्टिंग ईयर है इसमें 1500 से 1600 करोड़ का प्रॉफिट बैंक दर्ज करने की क्षमता रखती है। और इसी के चलते 240 प्राइस टारगेट से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रही। 240 का प्राइस रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने गौर की कि बैंकिंग फाइनेंशियल में बड़ा फोकस है अभिषेक जी, क्या ये इसलिए है कि चूंकि वो कंपनियां बहुत ज़्यादा वेटेज उनका ज़्यादा इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा आ जाती हैं, या एक्चुअली ग्रोथ का ट्रिगर अब इधर से ही आएगा बैंकिंग फाइनेंशियल से? नहीं, दोनों फैक्टर है क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर जब ये देखते हैं कि अल्फा कैसे जनरेट करना है तो उन्हें डेफिनेटली इंडेक्स की वेट्स को देखना पड़ता है। वहाँ पे फाइनेंशियल्स डेफिनेटली हाईएस्ट वेट्स पे रहते हैं, तो वो तो उन्हें नेचुरली एक मोमेंटम बना के अपने पोर्टफोलियो में वो एलोकेशन करनी पड़ती है एंड स्टॉक का वैसे एलोकेशन करना पड़ता है। बट दैट इज़ नॉट द अलोन फैक्टर। जैसे कि ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फाइनेंशियल मॉडल जो इनकी बनी हुई है ये बड़ी डिस्कवर्ड है। आपको सिंपल ये देखना है कि मार्केट के अंदर में कौन सा बेस्ट प्लेयर है और वो किस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है जहां से डिमांड जो आ रही है उसको कैटर करते हुए, और नंबर्स आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। अभी जैसे कि हमने खुद कहा कि रूरल के अंदर में काफ़ी हद तक डिमांड है कि सबसे बड़ा आज भी सेगमेंट जो है वो वहाँ से आता है। मोदी जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि यही फैक्टर है। अगर हम सीट्स की भी बात कर रहे थे, द रीज़न वाई इट इज़ बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल में किसी ने काम किया है लास्ट 10 साल में देन एनी अदर सेगमेंट, और वहाँ पे वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आज आपके पॉकेट में पैसा जा रहा है तो आप वो लगाने के लिए बैठे हो, और वहाँ से एक्चुअल जो डिमांड जो है वो बढ़ती है। अगर हम लास्ट GDP के नंबर देखें, जो शायद अगर मैं सही नहीं याद कर पा रहा, तो 8.4% के आसपास की थर्ड क्वार्टर की GDP की नंबर रिपोर्ट हुई थी, जो कि अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर कंसिडरिंग अ ग्लोबल सिनेरियो जहां पे तो कोई 2 से 3% की ग्रोथ ही हम देखते हैं। तो वो नंबर आ कहां से रहा है? वो यहां से आ रहा है। तो नेचुरली उसकी बेनिफिट भी जो है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसलेट होते हुए दिखेगी। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर है बड़ा तूफानी 60-61 से ऊपर। या तो अमेरिका में काम हो रहा है या तो इंडिया में काम हो रहा है। ज़बरदस्त नंबर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, फटाफट एक रैप दे दें आप लोगों को। सुदीप सर के 3 स्टॉक दिखाइए फटाफट। पहले RIL, टाटा टेक्नोलॉजीज और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स। उसके बाद अभिषेक जी की पसंद है आवास फाइनेंशियल्स, वेलस्पन लिविंग और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़। फिर गौरांग सर की 3 पसंद है SBI, टाटा मोटर्स और चोला इन्वेस्टमेंट। और सनी भाई की है महिंद्रा एंड महिंद्रा, GSW इंफ्रा और करूर वैश्य बैंक। तो ये कुल हमने आपको 12 स्टॉक बताए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप स्टॉक खरीदें बेचें तो एक राय किसी और से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक राय आपको दी जा रही है, और RIL के तौर में तो डबल राय ज़रूर लीजिएगा आप यहाँ से। तो ये थी आज के स्टॉक पिकिंग की आपकी राय, जो आप बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि ज्ञान बहुत देते हैं आप, स्टॉक बताइए। तो आज हमने 12 साल भर का कोटा हो गया आपका FY25 के लिए। अभी एक हमारा मल्टी बैगर वाला रिव्यू और प्लस शो बाकी है, वो हम किसी दिन और करेंगे। पिछले शो का रिव्यू करेंगे और नए मल्टी बैगर की बातचीत करेंगे। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए, वीकेंड में हेल्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।